Good morning everyone. So in the last lecture we have discussed about the different kinds of gates, different kinds of the basic, universal and special gates. Now the topic of discussion is that we have to prove which of the gates are, that we have to prove now that how the NAND gate and NOR gate are being known as the universal gate. कैसे हम लोग NAND गेट और NOR गेट को यूनिवर्सल बोल सकते हैं. हम लोगों ने जो बेसिक गेट्स के बारे में चर्चा की थी वो कौन से गेट्स थे, वो थे हमारे फर्स्ट वन वाज AND, OR एंड NOT, सेकेंड वन इज NAND एंड NOR, थर्ड वन इज XOR एंड XNOR. अब हमको NAND और NOR यूनिवर्सल बोलना था. मैंने पहले कहा था कि NAND और NOR यूनिवर्सल क्यों है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR गेट वी कैन मेक एनी ऑफ द गेट्स. हम लोग कोई भी गेट, कैसे भी गेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NAND एंड NOR. आई विल ट्राई टू प्रूव द फर्स्ट वन दैट NAND acting as NOT. NAND गेट को लेकर के मैं NOT गेट बना के देखूँ कैसे. देखो, मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट को मैंने शॉर्ट करके हमारे NAND गेट को कनेक्ट कर दिया ऐसे. ये हमारा NAND गेट था. मैंने क्या किया कि एक ही इनपुट लिया A, दोनों को उसको A और A जोड़ दिया और मेरे को Y निकालना था. अब बताओ कि NAND गेट में जो हमारा आउटपुट ट्रुथ टेबल था NAND गेट का, वो कैसा था कि यदि आपका 0 0 है और आपका यदि 1 1 है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ A कुड बी 0 और इट कुड बी 1. तो NAND गेट में 0 0 पे क्या होता था, NAND गेट में 0 0, आई विल जस्ट राइट द ट्रुथ टेबल, 0 1 1 0 एंड 1 1. तो 0 0 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1 1 1 पे 0. इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द AND गेट. तो अब देखो कि आपकी जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 गई और यहाँ पर भी 0 गई. 0 0 पे जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1. मतलब जब इनपुट आपका 0 था, आउटपुट कितना आ गया, 1, है ना. यदि आपकी A की वैल्यू 1 होगी तो 1 को हम लोग स्प्लिट कर दे 1 और 1 में, तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा. दैट मीन्स सर्टेनली वी कैन से दैट द NAND गेट इज एक्टिंग एज NOT गेट. तो द NAND गेट NOT गेट की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब वो यूनिवर्सल गेट होगा. सेकेंड मैं बोलूँ कि NAND एक्टिंग एज NOR. यदि मुझे NAND गेट को OR गेट बनाना है, NOR नहीं OR गेट बनाना है, मुझे NAND गेट को OR गेट बनाना है, तो OR गेट नॉर्मली क्या करता है, OR गेट इज यूज्ड फॉर एडिशन, है ना. NOR गेट इज यूज्ड फॉर एडिशन. बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट वी हैव अ थ्योरम व्हिच वी कॉल इट एज डी मॉर्गन्स थ्योरम. डी मॉर्गन्स थ्योरम का मतलब क्या, मुझे पहले ये लेना चाहिए था. डी मॉर्गन्स थ्योरम का मतलब क्या, यदि मेरे पास में A प्लस B का कंप्लीट बार है, सो इट इज गोना बी A बार डॉट B बार. वेक्टर नहीं, सॉरी, इट इज A बार डॉट B बार. यदि आपके पास में A प्लस B बार है तो इट विल स्प्लिट अप इनटू A बार डॉट B बार. यदि आपके पास में A बार डॉट B बार है, सो इट विल स्प्लिट अप इनटू A बार प्लस B बार. इसका मतलब यदि प्लस पे बार है तो वो डॉट बन जाएगा, डॉट पे बार है तो वो प्लस बन जाएगा. एंड आई विल प्रूव इट आफ्टर आई प्रूव दिस थ्योरम. आई विल ट्राई टू प्रूव दैट. ओके, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी प्रूव करेंगे हम लोग. आज के लेक्चर में हमको सिर्फ यही देखना है कि NAND एंड NOR यूनिवर्सल गेट का काम करते हैं तो कैसे करते हैं, और डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ कैसे होगा. तो NAND एक्टिंग एज OR, मैंने एक इनपुट, एक डिवाइस लिया, उसको ला करके फिर से कनेक्ट कर दिया. एक AND गेट को, एक और AND गेट लिया, उसको ला करके मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे. ये इनपुट A, ये इनपुट B, तो ये मेरा इनपुट आउटपुट आएगा A बार, ये मेरा आएगा B बार, बिकॉज ये वाला भी NOT गेट का काम कर रहा है, ये वाला भी NOT गेट का काम कर रहा है. यदि A इनपुट तो A बार, B इनपुट तो B बार. हम दोनों को ला करके यदि कनेक्ट कर दे एक और नए AND गेट की तरफ, तो y इज गोना बी A बार डॉट B बार का होल बार, क्योंकि इनपुट ही A बार भी है ना, तो y क्या होता है, A बार भी होता है. तो देखो कैसे लिखिए इसको, राइट, y इज इक्वल्स टू A बार डॉट B बार का होल बार. और डॉट पे यदि बार है तो वो प्लस में रिजल्ट हो जाएगा. तो y बराबर क्या आएगा, A डबल बार प्लस B डबल बार. नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव. यदि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है तो y इज गोना बी इक्वल्स A प्लस B, एंड A प्लस B certainly is the output of OR gate. So if A plus B is certainly the output of OR gate, we can understand that the NAND and NOR, the both are being acting as the, जो दोनों हमारे हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे एक्ट कर रहे हैं AND गेट की, OR गेट की तरफ. ऐसे ही हम लोग और भी प्रूव कर सकते थे that NAND has been acting. थर्ड जो प्रूफ होगा हमारा वो क्या होगा, that is NAND
एक्टिंग एज एंड। कुछ नहीं करना है, कुछ क्यों नहीं करना, देखो ए प्लस बी है, इसको एक और से आप एक और आउटपुट से जोड़ दो, वापस से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। सो वी कैन से दैट द NAND इज एक्टिंग एज द NOR गेट, NAND इज एक्टिंग एज OR गेट, NAND इज एक्टिंग एज ऑल द गेट्स। सो दैट इज द रीजन आई वुड से the NAND is acting as the universal gate। बट क्या हमारा NOR गेट भी यूनिवर्सल गेट है? तो लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट। आई जस्ट होप आपने लिख लिया होगा स्क्रीन पे पूरा ये। और ये प्रूफ कई बार बोर्ड्स में पूछते हैं एनसीईआरटी में कि प्रूव दैट NAND एंड NOR एक्ट एज NOR गेट, और समटाइम्स दे विल से ट्राई टू प्रूव द डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें, हम लोग आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आज सेकंड देखते हैं। दैट सेकंड टॉपिक इज NOR एक्टिंग एज नॉट। मैं NOR का ट्रुथ टेबल बना दूं यहाँ पर, 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1, इट इज द आउटपुट ऑफ OR। तो जो NOR का होगा वो क्या होगा, 1 0 0 0, है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया, इसको शॉर्ट करके आई हैव कनेक्टेड दैट टू अ NOR गेट। दिस इज A, दिस इज Y। सर्टनली Y की वैल्यू मुझे निकालनी है। A की वैल्यू मेरे लिए क्या हो सकती है, A की वैल्यू मेरे लिए 0 हो सकती है, या तो मेरे लिए A की वैल्यू 1। जब मैंने A की वैल्यू 0 दी है तो यहाँ पर भी 0 गया, यहाँ पर भी 0 गया। तो देखो 0 0 पर NOR में क्या होता है, 0 0 पर NOR में होता है 1। मतलब 0 0 जब आउटपुट आएगा तब मेरा आउटपुट कितना आएगा, 1। मतलब जब मेरा इनपुट 0 तो मेरा आउटपुट कितना आ गया, 1। और जब मैंने A की वैल्यू को 1 दिया तो मतलब मेरे दोनों तरफ इनपुट कितने चले गए, 1 1। और 1 1 पे जो आउटपुट आता है वो कितना आता है, 1 1 पे आउटपुट आता है 0। मतलब भाई साहब हमारा और भी तो NOR भी क्या कर रहा है, NOR इज ऑल्सो एक्टिंग एज नॉन गेट। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि NOR एक्टिंग एज नॉट गेट। फिर से नया डायग्राम एक बना लो, ऐसे ऐसे दम भर के पढ़ाते पढ़ाते आज तो। दिस इज A, दिस इज B, अगेन कनेक्टेड बैक टू अनदर NOR गेट। NOR गेट को प्रूव करने के लिए आपको NOR गेट के अलावा और कोई भी गेट को यूज नहीं करना है। यू कैन नॉट यूज एनी अदर गेट अपार्ट फ्रॉम द NOR गेट। सो दिस इज A एंड B, दिस इज गोना बी A, दिस इज गोना बी B, दिस इज गोना बी A, सो दिस इज गोना बी A बार B बार, दिस इज गोना बी A बार प्लस B बार का होल बार। सो द A बार प्लस B बार का होल बार काम कर रहा होगा, उसको खोलो तो क्या बनेगा, ये A डबल बार डॉट B डबल बार तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा A डॉट B। इसका मतलब ये टॉपिक कौन सा था, दैट NOR इज एक्टिंग एज AND गेट। तो हमने वो भी प्रूव कर दिया। तो ये प्रूफ को देखते हुए हमको समझ में आता है कि दोनों गेट जो हमारे हैं दे आर एक्टिंग एज द यूनिवर्सल गेट, दे सर्टनली एक्टिंग एज द यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट क्यों एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज they are being there which has been using to form a gate which is universal. Okay, let us try to prove the next one, that is called as De Morgan's theorem. The next topic of discussion today was your De Morgan's theorem. What De Morgan's theorem states, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, दी ए बार ए की प्रूव करता हूँ मैं, तो आपको सेकंड वाला खुद को समझ में आएगा कि कैसे होगा। दी डॉट के ऊपर बार तो ऐसे हो जाएगा। देखो मान लो कि ये ए और बी है, ये आपका ए इंटू बी और ये आपका ए इंटू बी का बार, इसी का उल्टा बार ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ए और बी है तो यहाँ मान लो ये आपका ए बार, यहाँ आपका बी बार और यहाँ पे आपको ए बार प्लस बी बार करना है। सब कुछ एक साथ में लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए। ये 0 0 0 1, ये 1 0, ये 1 1, ये 0 तो ये 1, ये 0 तो ये 1, ये 0 तो ये 1, ये 1 तो ये 0, ये 1 तो ये 0, ये 0 तो ये 1, ये 1 1 तो ये 0 0। आई होप दिक्कत नहीं होगी। अब उसके ऊपर तो और ही लगाना है ना, ए बार प्लस बी बार। तो और गेट का एडिशन क्या होता है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो उसको ला करके, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1। इसका उल्टा कर दो तो क्या आ गया, 1 1 1 0 12। देख लो ये वाला आउटपुट
और ये वाला आउटपुट एग्जैक्टली सिमिलर आ रहा है। ये दोनों आउटपुट कैसे दिख रहे हैं आपको? सिमिलर। तो हम लोग सिंपली डी मॉर्गन्स थ्योरम से बोल सकते थे कि a डॉट बी का होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। वैसे ही आप एक और बोल सकते हो कि a प्लस बी होल बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार। दिस इज ऑल्सो एन वैलिड स्टेटमेंट फॉर इन टर्म्स ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। और इसके पीछे हमको बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको समझ में आता है कि a बार b और a प्लस बी बार कैसे हम लोग लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, तो आप देखते हैं ट्रांजिस्टर कैसे होगा। चलो, सो विल कंटिन्यू विद द ट्रांजिस्टर्स। और हम लोगों ने बात कर लिया अबाउट डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड नाउ विल टॉक अबाउट हाउ ट्रांजिस्टर विल वर्क एंड दैट विल बी द लास्ट सेगमेंट ऑफ योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा। अब हम लोगों ने पहले जो डिवाइस सबसे पहले पढ़ा था, दैट इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव। द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टूड वाज पीएन जंक्शन डायोड। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमको ऐसा डिवाइस बनाना है जिसके पास में दोनों प्रॉपर्टीज हो। इट शुड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटर। मतलब दोनों प्रॉपर्टी यदि उसके पास में होगी तो हम लोग उस डिवाइस को हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल दिस एज सेमीकंडक्टर, है ना। तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिफाइन कर दिया कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा कि डिवाइस विच इज यूज्ड टू हैव द बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। फिर हम लोगों ने बात किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है द सेमीकंडक्टर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ऐसा कोई सेमीकंडक्टर जो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक। और ऐसा कोई सेमीकंडक्टर जो उसके इम्प्योर फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक। सो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच का अंतर इतना ही है कि वो इम्प्योर है और ये प्योर है। तो प्योर को इम्प्योर करने के लिए हमने कुछ मटेरियल्स ऐड किए, इसको नाम दिया हम लोगों ने डोपेंट्स एंड वी हैव डोप्ड आइदर ट्राइवेलेंट आइदर पेंटावेलेंट। तो ट्राइवेलेंट डोप करके बना पी टाइप और पेंटावेलेंट डोप करके बना एन टाइप। अब ये ट्राई और पेंटावेलेंट बनने के बाद फिर से पी टाइप और एन टाइप बनने के बाद फॉरवर्ड बायस में जब था तो आउटपुट वाज मैक्सिमम बिकॉज इन फॉरवर्ड बायस मोड द पीएन जंक्शन डायोड वाज वर्किंग एज अ कंडक्टर, इन रिवर्स बायस मोड इट इज वर्किंग एज इंसुलेटर। तो अब यदि मैं बात करूं द न्यू एंड द लास्ट डिवाइस ऑफ योर कंप्लीट करिकुलम, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या है? दिस डिवाइस इज मेड अप बाय टू सिंपल वर्ड। द फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफर एंड सेकेंड थिंग इज रजिस्टर। ये ट्रांसफर और रजिस्टर क्या है? मतलब हमको क्या करना था? हमको सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, हमको सिग्नल पे काम करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव कंपोनेंट। सो एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट ये होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, डी एम्पलीफाई कर सके, एटीन्यूएट कर सके, कंप्रेस कर सके, दैट इज एक्टिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस जो होगा वो सिंपल काम करे, जैसे रजिस्टर। रजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो सिर्फ अपोज ही कर सकता है, वो कुछ और नहीं कर सकता, है ना। वैसे ट्रांजिस्टर हमारे पास में जो होगा, इट कैन डू एनी अदर थिंग, इट कैन डू मिरेकल्स ऑन द सिग्नल। अब ट्रांजिस्टर बनता कैसे है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। पहला टाइप जो होगा दैट इज कॉल्ड एज NPN। सेकेंड टाइप जो होगा दैट इज कॉल्ड एज PNP। बेसिकली ट्रांजिस्टर बताओ क्या है आपको इन जनरल लैंग्वेज? इट इज नथिंग बट द टू PN जंक्शन डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। दो PN जंक्शन डायोड है जो बैक टू बैक कनेक्टेड है। यहाँ पर इसका P टाइप, यहाँ पर इसका N टाइप, यहाँ पर इसका P टाइप और ये इसका N टाइप। ये आपका हुआ PNP ट्रांजिस्टर। देखो मैं नीचे सेकंड लिखा है PNP ट्रांजिस्टर। तो डिफाइन करते वक्त बुक में ऐसा डिफाइन होता है, व्हेन द P-type material is sandwiched between two N-type material, it is called as NPN, and when N material is sandwiched between two P-type material, it is called as PNP। अब ये इसमें तीन चीज़ें होती है। देखो अभी तीन टर्मिनल्स आ गए हमारे पास में। तो ट्रांजिस्टर के पास में तीन चीज़ें होती है। पहला होता है E, second is called as B, and the third is called as C। E stands for emitter, B stands for base and C stands for the collector। E का मतलब एमिटर, B का मतलब बेस, C का मतलब कलेक्टर। तो ये एमिटर, ये बेस और ये इसका कलेक्टर, ये तीन टर्मिनल हुए इनके पास में E, B और C। अभी एरिया वाइज आप लोग देखोगे तो मैं समझाऊँ आपको कि E, B, C और करते क्या है। एमिटर का काम है एमिट करना, कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना, बेस इज जस्ट एन फंक्शन। सोचो कि कोई भी आपके पास में एक आधा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, कोई भी सर्किट है, नॉर्मल भी होगा, उसको इनपुट के लिए भी दो वायर चाहिए
और उसको आउटपुट के लिए भी हमेशा 2 वायर चाहिए और इनपुट के 2 वायर चाहिए। मतलब आइदर 2 वायर शुड बी ऑफ द इनपुट एंड 2 शुड बी ऑफ द आउटपुट, बट यहाँ पे कितने हैं, 3 वायर है। अभी 3 वायर में आपको इनपुट भी डिफाइन करना है, 3 वायर में आपको आउटपुट भी डिफाइन करना है। इसका मतलब क्या है कि आइदर यू हैव टू मेक वन ऑफ द थिंग एज कॉमन। जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें खेलते खेलते सपोज एक टीम में 5 लोग हैं, एक टीम में 5 लोग हैं और एक बंदा एक्स्ट्रा आ गया है, तो बंदा क्या होता है, कॉमन। इट इज नोन एज द कॉमन पर्सन। सो वैसे ही मेरे पास में 3 टर्मिनल्स हैं, ई, बी और सी। सो 3 टर्मिनल्स है, तो आइदर आई कैन मेक एमिटर एज कॉमन, और आई कैन मेक बेस एज कॉमन, और आई कैन मेक कलेक्टर एज कॉमन। जैसे जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा ट्रांजिस्टर जो है और अलग अलग होते जाएगा। ट्रांजिस्टर का बेसिक पर्पस क्या था, तो फिर से हम लोग डिवाइस डिफाइन करें। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर एंड रेजिस्ट। ये ट्रांसफर भी करेगा और साथ में उसको रेजिस्ट भी करेगा। अब ट्रांसफर भी करेगा, रेजिस्ट भी करेगा, समझ में आया। इसके 2 टाइप थे, पीएनपी और एनपीएन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड एज द 2 पीएन जंक्शन आर कनेक्टेड बैक टू बैक। अब कुछ लोगों को लगा होगा सर पीएनपी तो बन सकता है, एनपीएन कैसे बनेगा? तो कुछ करना होगा ना हमको। सिंपली क्या होगा कि इन एनपीएन डिवाइस जो आप स्लैब लोगे, उस स्लैब में एक तरफ एन टाइप डोप कर दो, एक तरफ पी टाइप डोप कर दो, फिर से एन टाइप डोप कर दो, सो एनपीएन बन जाएगा। यहाँ पे यदि मैं इसको पीएनपी लिखूँ तो ये मेरा बनेगा पी टाइप, ये मेरा बनेगा एन टाइप, ये बनेगा मेरा पी टाइप। अच्छा, अब गौर से देखो, यदि मैं इस वाले को फिलहाल भूल जाऊँ, इधर वाले को फिलहाल भूल जाऊँ, इन दोनों को देखूँ तो क्या मुझे पी और एन जंक्शन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, जंक्शन J1। फिर मैं इसको भूल जाऊं और इन दोनों के बीच में देखो तो यहाँ पर भी जंक्शन दिख रहा है, दैट इज जंक्शन J2। सो ट्रांजिस्टर को एक और अलग नाम दिया गया, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज BJT। BJT स्टैंड्स फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। तो ये हमारा एक अलग डिवाइस हो गया, अलग एक मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट हो गया, जिसके पास में क्या है, इसके पास में बेसिक चीज़ें ये हैं कि इसके पास एक पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है, and when p and n type will combine together it forms either NPN device or it will either form a PNP device। अब इसके सिंबल कैसे हैं, आपको इतना समझ में आया होगा कि सर ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर रजिस्टर 2 टाइप के हैं, PNP और NPN। उसके पास में एमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। आइदर वी कैन मेक NPN और वी कैन मेक PNP। बट दिखता कैसे है, व्हाट इज द वे, व्हाट इज द डायग्राम इट वुड लुक लाइक। इसके अलग अलग नाम तो आपने बता दिए कि PJT बोला जाता है, 2 जंक्शंस हुए, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स भी आप बताओगे, बट बेसिकली दिखता कैसे है। सो द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इज वेरी सिंपल, देयर इज नो बाइफर्केशन इन देम। पढ़ाते वक्त बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर मैं ऐसे बताता हूँ। नॉर्मली मुझे बताओ कि करंट कहाँ से कहाँ पर फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मुझे इतना पता है कि भाई साहब जो मेरा करंट है वो कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं पहला वाला डिवाइस ड्रॉ करता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा होगा। द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइक दिस। ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, इसको मैं ऐसे और ऐसे कर दूँ तो यहाँ से इसको आप ऐसे सर्कल बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका कलेक्टर और ये हो जाएगा आपका एमीटर, है ना। ये पहला वाला डिवाइस आइदर NPN और PNP। सेकंड में भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यदि मैं नीचे वाले को एमीटर बोल दूँ या ऊपर वाले को एमीटर बोल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अगेन द एमीटर एंड दिस इज अगेन कलेक्टर। अच्छा सर दोनों में डिफरेंस ही नहीं है। देखो डिफरेंस कैसे आएगा, ये पहला बनाता हूँ मैं NPN, दूसरा बनाता हूँ मैं PNP। एरो जो होगा डिफरेंशिएट करने के लिए, जो एरो आपका है, एरो विल बी ऑलवेज ऑन एमीटर। एमीटर के ऊपर ही एरो होगा, बिकॉज मैं नाम नहीं भी दूँ आपको एरो दिखेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर एरो है वो कौन सा टर्मिनल होता है, एमीटर। अच्छा एरो वाला टर्मिनल एमीटर होता है सर, तो यहाँ पर एरो बना दो, यहाँ पर एरो बना दो, तो डिफरेंस कैसे है? तो डिफरेंस याद रखना कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेमिंग कर दो पहले इसको, NPN, ओके इसको कर दो नेमिंग, ये क्या हो जाए PNP। अच्छा NPN भी हो गया और PNP भी हो गया। अब NPN और PNP हो गया है, सर ने कहा था कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बेस पॉजिटिव है, एमीटर नेगेटिव है, मतलब जो इसका एरो होगा वो कहाँ होगा, द एरो वुड बी आउटसाइड।
एरो आउटवर्ड जाएगा। इधर देखोगे तो ये P है और ये N है, इसका मतलब एरो आपका कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो आपको यदि मैं नाम नहीं भी लिखूँ, मैं एमिटर कलेक्टर बेस हटा भी दूँ, अभी NPN PNP भी हटा दूँ, तो आप देख करके खुद से बोल सकते हो कि सर ये वाला जो है ये NPN है और ये वाला जो है ये PNP है। दैट इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ये सिंबल है ट्रांजिस्टर्स के, और ऐसे हम लोग ट्रांजिस्टर्स के सिंबल्स को डिफाइन करते हैं, है ना। समझ में आया सभी लोगों को। और हाँ, अभी तक वापस याद करो एक बार कि जब जब डिवाइस आपका फॉरवर्ड बायस में है तब तब आपका आउटपुट मैक्सिमम, और जब जब वो रिवर्स बायस में है तब तब आपका आउटपुट मिनिमम। ऐसा हम लोगों ने समझ रखा है कि हाँ सर, जब आपका डिवाइस मिनिमम होगा और फॉरवर्ड बायस में होगा तो आपका आउटपुट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और जब वो रिवर्स बायस में है तब उसका आउटपुट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और ये मिथ को हम लोग रिवर्ट करेंगे व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिस्टर। ये मिथ नहीं है, दिस इज द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, वी हैव सीन, वी हैव ऑब्जर्व थ्रू द मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस। बट यहाँ पे ट्रांजिस्टर ना थोड़ा सा अजीब बिहेव कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे जंक्शन एक नहीं है, जंक्शन दो है। यहाँ पर जंक्शन दो कौन से हैं, द जंक्शंस आर कॉल्ड एज BJT, और हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर क्यों, दो जंक्शंस है। तो यहाँ पे जितना भी खेल है वो सारा का सारा खेल डिपेंड करता है दो जंक्शंस के बाइसिंग के ऊपर। अब हमको पता है ना कि बाइसिंग करोगे तभी तो वो फॉरवर्ड बायस, बाइसिंग करोगे तभी तो वो रिवर्स बायस। यदि बाइसिंग का खेल को हटा दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उसी से ध्यान में रखते हुए हम लोग वर्किंग पढ़ते हैं, दैट इज हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन सा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, लेट अस गो फॉर NPN ट्रांजिस्टर, दैट इज विल बी द बेस्ट वन। हमने ऐसे एक स्लैब लिया, इस स्लैब में हमने इधर बना दिया N, इधर बना दिया P, इधर बना दिया N। अच्छा सॉरी एक बात मिस कर गया मैं। जब हम लोग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, सो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से यदि आपको अरेंज करना है तो एमीटर, कलेक्टर, फिर क्या आएगा, बेस। मतलब हाईली डोप जो होगा वो आपका एमिटर होगा और लाइटली डोप जो होगा वो आपका बेस होगा। कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, कलेक्टर भी डोप होता है, ऐसा नहीं कलेक्टर डोप नहीं होगा। डोपिंग नहीं करोगे तो बाइसिंग हो नहीं पाएगी। सो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के आपसे एमिटर इज हाईली डोप्ड, कलेक्टर इज मॉडरेट एंड बेस इज लो। एरिया वाइज यदि आप डिफाइन करो कि किसका एरिया ज़्यादा किसका एरिया कम, तो ऑब्वियस सी बात है यार, कलेक्टर को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके अपने पास में स्टोर करेगा, रखेगा, जो भी करेगा। सो कलेक्टर का एरिया, उसके बाद में एमिटर का एरिया, उसके बाद में बेस का एरिया। ये बाइफर्केशन याद रखना, दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ द डिवाइसेस डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड एरिया। और आपको दिखता भी होगा कि हर बार मैं देखो आपको एमिटर बनाता हूँ, फिर बेस थोड़ा कम करता हूँ, कलेक्टर को बहुत बड़ा रखता हूँ, क्योंकि इसके पीछे वैलिड रीजन है कि कलेक्टर को कलेक्ट करके रखना होगा, है ना। अब देखो ये जो जंक्शन था, ये जंक्शन मेरे लिए J1, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज J2। इधर N टाइप, इधर P टाइप, उधर P टाइप, उधर N टाइप, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 5 होल है, और ये मेरे लिए फिलहाल नील है। मैंने अज्यूम किया एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल्स। मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला वाला जो एंड मटेरियल होगा, जो आपका एमिटर है, दैट एमिटर इज बीन हाईली डोप्ड, 100 इलेक्ट्रॉन उसके पास में है। बीच में जो बेस है, बेस के पास में से 5 होल्स हैं, और कलेक्टर के सामने नील रखा है, बिखारी रखा है बिल्कुल मैंने उसको, ठीक है। क्या करूँगा अब देखो, मैंने क्या किया कि N टाइप को नेगेटिव लगाया, P टाइप को पॉजिटिव लगाया। तो N टाइप को नेगेटिव लगाने से और P टाइप को पॉजिटिव लगाने से क्या मेरा जंक्शन J1 जो था वो फॉरवर्ड बायस में आ गया। हाँ सर, J1 जंक्शन किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस। बिकॉज फॉरवर्ड बायस क्या होता है, N टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड P टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया हमको। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से ला करके N टाइप को मैंने लगा दिया पॉजिटिव और P टाइप को मैंने लगा दिया नेगेटिव। तो जंक्शन J1 जो था वो आ गया फॉरवर्ड बायस में, जंक्शन J2 जो था वो किस में आ गया, रिवर्स बायस। अरे अब J2 आपका रिवर्स बायस में आ चुका है, इसका मतलब अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था कि जहाँ जहाँ पर फॉरवर्ड बायस होता है वहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, और जहाँ जहाँ पर रिवर्स बायस होता है वहाँ पर करंट की वैल्यू मिनिमम। ये थ्योरी हमने पढ़ रखी है, देखते हैं ऐसा होता है क्या। अब सोचो क्या होगा, इमेजिन करो, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दिया, यहाँ के जो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस 100 इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ जाएंगे। बेस को मैं फिलहाल हिला नहीं रहा हूँ, क्या होगा देखो, बेस हिला क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेस के ऊपर देखोगे तो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव। बेस इज बेसिकली न्यूट्रल, एक तरफ से पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ से नेगेटिव आ रहा है, तो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। जो भी चेंज किसमें होगा वो इसमें और इसमें होगा। अब ये तो बेचारा ऑलरेडी नील था, तो क्या खींचेगा ना, ये कुछ खींचने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये 100 इलेक्ट्रॉन सोचो क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। दैट मीन्स जो मेरे 100 इलेक्ट्रॉन्स थे
वो पूरे के पूरे कहाँ चले गए, वो पूरे के पूरे ट्रैवल हो गए बेस में। अच्छा, अब हमको पता था कि 100 इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज रिकम्बाइन विद ईच अदर। यदि वो ऑलवेज रिकम्बाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ करंट निकल जाएगा जिसको मैं नाम दे दूंगा IB। वो IB करंट क्या था, आई कैन राइट दैट IB इज द करंट बिकॉज ऑफ recombination of electrons and holes in the base region। और अकॉर्डिंग टू करंट एग्जाम्पल मैं उसको सिर्फ 5% मानता हूँ टोटल करंट का। यदि मेरा टोटल करंट जो इनपुट था वो मेरे लिए IE है, तो IB मेरे लिए क्या हो जाएगा, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ IE, है ना। अच्छा, 5 होल 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 95 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रिमेनिंग ओवर देयर विच डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। उनको पता ही नहीं जिंदगी में क्या करना है। अभी 5 इलेक्ट्रॉन तो बच गए हैं। अच्छा सर, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करें। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव। मतलब मेरे पास में 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए विच कंस्टिट्यूट्स द करंट एज IC। अब एक बात बताओ, जो आपका IC था, दैट IC इट इज कमिंग एज 95%। ऐसा होना चाहिए था क्या, हम लोगों को क्या बताया कि J1 फॉरवर्ड बायस था, तो जो IB था वो मैक्सिमम होना चाहिए, J2 रिवर्स बायस था तो J2 का करंट मिनिमम होना चाहिए, कि उल्टा आ गया। तो ये फंक्शनलिटी वर्क करने का जो तरीका है ट्रांजिस्टर का बहुत अलग है। जो नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड है वो वर्क करेगा, बट यहाँ पे हम लोग उसको सबस्ट्रेट कॉमन बैट्समैन बना के लेके जा रहे हैं। वो बैटिंग भी करेगा, वो बॉलिंग भी करेगा, वो फील्डिंग भी करेगा। वो 20 ओवर की यदि मैच है तो 40 ओवर खड़ा रहेगा बेचारा, वो 20 ओवर इस तरफ से 20 ओवर इस तरफ से, तो 95% बचा रहा। अच्छा, तो यदि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैथमेटिकली, दैट IE इज नथिंग बट IB प्लस IC, और IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IC। अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल आंसर ये है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू IC। तो क्या हुआ, देखो, जब आपने जंक्शन J1 को फॉरवर्ड बायस किया, J2 को रिवर्स बायस किया, तो आपका आउटपुट क्या आया, मैक्सिमम आया। वैसे ही ट्रांजिस्टर 4 मोड में वर्क करता है, J1 और J2 पे डिपेंड करते वक्त। J1 को फॉरवर्ड बायस, J2 को रिवर्स बायस, J1 को फॉरवर्ड बायस, J2 को रिवर्स फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस, इसको भी रिवर्स बायस, इसको फॉरवर्ड बायस और इसको भी फॉरवर्ड बायस। ये मोड्स बताओ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। मान लो कि तुम लोग, सर मराठी में बोलिए, नहीं हिंदी अच्छी है यार, सॉरी। तो मान लो कि तुम लोग सोए हुए हो, मॉर्निंग के 4 या 4:30 बजे तुम लोग सोए हुए हो। विच मोड यू आर इन, यू आर इन द कट ऑफ स्टेट, कुछ काम के नहीं हो ना अभी, तो आप आराम से लेटे हुए बिल्कुल। अच्छा, उठते बराबर दौड़ने लगोगे तुम लोग, नहीं, उठते पर दौड़ नहीं सकते हम लोग। हम लोग उठेंगे, ब्रश करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, वॉक करेंगे, देन वी विल बी फाइन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बॉयज हु आर स्टेइंग इन हॉस्टल, उनके अलावा। तो क्योंकि मैं रहा चुका हूँ, 20 साल से हमने ज़िंदगी हॉस्टल में गुजारी है, बीटेक के वक्त, एमटेक के वक्त, तो आई नो हाउ बॉयज विल गो, सेम एज विद द गर्ल्स दीज डेज, राइट, सॉरी। सो अब उठने के बाद में क्या हुआ, यू केम इनटू द सम एक्टिव मोड। अभी आप जिम जाओगे, कॉलेज जाओगे, यू विल गो टू योर ट्यूशन, यू विल गो टू योर प्रैक्टिस लैब। दिन भर की थकान के बाद में आप इवनिंग में 6-7 बजे घर वापस पहुँचे हो। अब आप आ गए सैचुरेशन मोड में, भैया आप काम नहीं हो रहा, अब तो कतई काम नहीं हो रहा, हो गया। और खाना खाने के बाद में कौन सा मोड था, इन्वर्टेड मोड, एकदम बिल्कुल निपट गए अब तो वैसे ट्रांजिस्टर भी है, वैसे ही वो ट्रांजिस्टर भी है। जब पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस था, तो ये कौन सा मोड था आपका, इट वॉज वर्किंग इन द एक्टिव मोड, वो एक्टिवली काम कर रहा है, आउटपुट मैक्सिमम दे रहा है। यदि पहला वाला रिवर्स बायस, दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस, तो इसको नाम दिया जाता है इन्वर्टेड मोड, वो उल्टा हो चुका है, इसका एग्जैक्टली उल्टा है ना। पहला वाला फॉरवर्ड रिवर्स बायस कर दिया, दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस कर दिया, ये रिवर्ट मोड हो गया। दोनों के दोनों रिवर्स बायस है, तो कौन सा मोड आ गया, कट ऑफ। भैया मैं सोया हुआ हूँ, अभी मैं कुछ काम करने वाला नहीं हूँ, कट ऑफ मोड। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस एंड फॉरवर्ड बायस। तो कहाँ चले गए, शाम को 6 बजे के बाद की वाली कंडीशन, जो कौन से मोड में आ गए हम लोग, saturation mode. So this is how the transistor also works. This transistor works in the 4 basic different region. तो 4 basic different region कौन से हुए, पहला वाला इसका होता है एक्टिव मोड, दूसरा वाला होता है इन्वर्टेड मोड, तीसरा वाला होता है रिवर्स बायस मोड और फिर कट ऑफ मोड, एंड चौथा वाला कौन सा होता है, सैचुरेशन मोड। तो ऐसे हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। तो दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। पहले हमने एन टाइप में लिए 100 इलेक्ट्रॉन्स, और पहले जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर को नील रखा था हम लोगों ने। तो क्या हुआ, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हुए पी टाइप में 5 होल्स थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन में से 5 होल्स रिकम्बाइन होकर के क्या बन गया आपका IB, दैट इज बेस करंट।
वो निकल गया, बचे हुए 95 इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल टुवर्ड्स द कलेक्टर जंक्शन एंड देन वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो कलेक्टर करंट कितना होगा, 95% होगा। तो ऐसे हम लोगों ने इक्वेशन बोला IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। अच्छा, करंट ट्रांजिस्टर के अलग अलग नाम मैंने आपको क्या बताया, पहला नाम मैंने बोला ट्रांजिस्टर विच इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्म रेजिस्टर, सेकंड नाम मैंने बोला आपको BJT दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और तीसरा नाम मैं बोल रहा हूँ करंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज नोन एज करंट कंट्रोल डिवाइस बिकॉज यहाँ पे वोल्टेज के अलावा भी करंट के ऊपर मेजर खेल है। जो भी सारे वर्किंग प्रिंसिपल्स है ट्रांजिस्टर के वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड इस बात पे करते हैं कि IE, IB और IC कैसे वर्क करेगा। इसके वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी कहीं भी होने वाली नहीं है। वी कैन बी वेरी इजी, वी कैन बी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स। सो कल हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क्स। भी हमने देख लिया कैसे ट्रांजिस्टर कौन से मोड में वर्क करेगा, एज अ स्विच कब काम करेगा, एज अ एम्पलीफायर कब काम करेगा और क्या इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स होंगे। तो कल हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। टुमारो वुड बी द लास्ट डे ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो, थैंक यू।